हेलो मेरे दोस्तों, आज ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा बैंक बेस्ट है लोन लेने के लिए। आपका लोन अप्रूव करने से पहले बैंक क्या चेक करता है, लोन कब लेना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए। लोन लेते वक्त बैंक वाले कैसे कुछ बातें नहीं बताते तो आपको उन्हें पूछना चाहिए। इन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें ना हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक वेरी क्विक इंट्रोडक्शन। मैं हूं भाविन और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए ना आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। ये है विठल। एक दिन किसी लेडी ने ना इसे DDFC बैंक से कॉल किया और पूछा, सर क्या आपको किसी लोन की रिक्वायरमेंट है? हमारा बैंक आपको 10% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है। विठल ने कहा हाँ, और बैंक ने उसे बस 10% पर 5 लाख रुपीस का पर्सनल लोन दे दिया फॉर 60 मंथ्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, 10% पर पर्सनल लोन इतना सस्ता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लोन है वो फ्लैट रेट पर है। जब कभी भी आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको ना बैंक वालों से पूछना है कि लोन फ्लैट रेट पर है या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस रेट पर। लेट मी एक्सप्लेन कि क्या डिफरेंस है इसमें। 5 लाख रुपीस फ्लैट रेट वाले लोन का 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मंथली एक्सपेक्टेड EMI होगा 12,500 रुपीस, और वहीं रिड्यूसिंग बैलेंस वाले लोन का EMI होगा 10,600 रुपीस फॉर सेम 5 लाख रुपीस, विच मीन्स कि 60 मंथ्स के टेन्योर में विठल बैंक को फ्लैट रेट पर 2,50,000 रुपीस का इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस लोन पर वो 1,37,000 रुपीस का इंटरेस्ट चुकाएगा, यानी 1,12,000 रुपीस एक्स्ट्रा विद फ्लैट रेट लोन। चलिए तो मैं आपको समझाता हूं कि 10% वाले फ्लैट रेट लोन का रिड्यूसिंग बैलेंस रेट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट रेट बनता है, और ये काफी शॉकिंग है। लोन वैल्यू 5 लाख रुपीस, टेन्योर 60 मंथ्स, EMI 12,500 रुपीस, रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट 17%। जी सही सुना आपने, जो लोन विठल को 10% बता के दिया गया था उस लोन का एक्चुअल रिड्यूसिंग बैलेंस रेट बनता है 17% पर एनम। लेट मी एक्सप्लेन कि फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस रेट काम कैसे करता है। फ्लैट रेट वाले लोन में जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है ना, वो थ्रू आउट द लोन प्रिंसिपल अमाउंट पर ही देना होगा। यानी हमारे एग्जांपल में 5 लाख रुपीस, जैसे इस टेबल में एवरी मंथ 4,166 रुपीस का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, लोन का बैलेंस अमाउंट रिड्यूस होते हुए भी, यानी विठल के 12,500 रुपीस की EMI में से 8,300 रुपीस प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ क्रेडिट हो रहा है और 4,166 इंटरेस्ट की तरफ। अब लेट मी एक्सप्लेन, यही अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होगा तब क्या होगा। सबसे पहले तो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस वाले लोन का EMI 10,600 रुपीस होगा इंस्टेड ऑफ 12,500 रुपीस। एंड इफ यू नोटिस तो इंटरेस्ट का अमाउंट फ्लैट नहीं है। फर्स्ट ईयर में 4,166 का इंटरेस्ट है तो सेकेंड ईयर में 4,112 का, फिर 4,058 का एंड सो ऑन। ज्यादातर लोग ना यही मिस्टेक करते हैं लोन लेते समय। लोन हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस होना चाहिए। चलिए तो अब ना मैं आपको इस लोन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक्सप्लेन करता हूं। विठल अगर फ्लैट लोन की जगह रिड्यूसिंग बैलेंस वाला लोन लेता तो उसका EMI 1,900 रुपीज से कम का होता, दैट इज 12,500 माइनस 10,600, और इसी 1,900 की SIP करने से 60 मंथ्स बाद उसके पास होते 1,55,000 रुपीज, जो उसके लोन पर दिए गए इंटरेस्ट अमाउंट से भी ज्यादा की सेविंग है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट लोन। फिक्स्ड लोन का मतलब है कि लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थ्रू आउट द टेन्योर सेम ही रहेगा, लेकिन फ्लोटिंग रेट लोन में लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है और ये आपका पूरा मंथली बजट स्पॉइल कर सकता है। इसे ना एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। राजेश ने 10 लाख रुपीस का पर्सनल लोन लिया है 11% फ्लोटिंग रेट पर फॉर 6 इयर्स। सो राजेश की मंथली EMI बनेगी 19,000 रुपीस, और 72 मंथ्स में राजेश इस लोन के अगेंस्ट टोटल 3,71,000 रुपीस का इंटरेस्ट पे करेगा। अब 36 मंथ्स तक EMI पे करने के बाद इस लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 5,81,000 रुपीस, और इन 36 मंथ्स में राजेश बैंक को ऑलरेडी 2,67,000 रुपीस का इंटरेस्ट पे कर चुका होगा। लेकिन अब जो है बैंक वालों ने इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, विच मीन्स कि अब उसकी
EMI 19,000 रुपीज से बढ़कर 20,150 रुपीज हो जाएगी और वो बचे हुए 36 मंथ्स में बैंक को 1,45,000 रुपीज का इंटरेस्ट चुकाएगा। यानी ओरिजिनल लोन के शुरुआत में उसके लोन की EMI थी 19,000 रुपीज, फिर वो बढ़कर हो गई 20,150 रुपीज और ओरिजिनली टोटल इंटरेस्ट जो उसे लोन पर पे करना था दैट वाज 3,71,000 रुपीज, लेकिन रेट चेंज होने के कारण अब वो पे करेगा 4,11,000 रुपीज। सो लोन लेते समय फ्लैट और रिड्यूसिंग बैलेंस लोन के अलावा आपको ये भी पूछना है कि लोन फ्लोटिंग रेट पर है या फिर फिक्स्ड रेट पर। अगर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस लोन फिक्स्ड रेट पर मिल रहा है तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में ना कोई भी बैंक 12 to 13% का रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफर कर रहा है पर्सनल लोन पर, और ऐसे में अगर आपको सही में लोन की रिक्वायरमेंट है और कोई बैंक आपको 11% पर रिड्यूसिंग बैलेंस प्लस फिक्स्ड रेट लोन ऑफर कर रहा है तो ये सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर ये फ्लोटिंग रेट लोन है तो कुछ समय बाद बैंक इस लोन का रेट 11% से बढ़ाकर 14% भी कर सकता है, जो कि आपके लिए एक्सपेंसिव बन जाएगा और हर हाल में फ्लैट रेट लोन को तो अवॉइड ही करना है। अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं या आपने लोन ले लिया है और उसे प्रीपे कैसे करना है ये समझना चाहते हैं, यही नहीं अगर आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, किड्स हायर एजुकेशन, मैरिज, घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना, कार खरीदना, इनकी प्लानिंग करना चाहते हैं अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। अब लोन पर लगने वाले चार्जेस को समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपको बैंक रिप्रेजेंटेटिव से करना चाहिए वो ये है कि लोन अमाउंट पर प्रोसेसिंग फी कितनी होगी। ये लोन के फाइनल रेट पर बहुत इंपैक्ट करता है, जो मैं आपको एक इजी एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। जब राजेश ने 10 लाख रुपीस का पर्सनल लोन लिया जिस पर उसने 1% की प्रोसेसिंग फी पे करी और ये लोन उसे 11% रिड्यूसिंग बैलेंस पर है ऐसा बोलकर दिया गया था, विच मीन्स कि 5 लाख के लोन पर उसकी EMI 19,000 रुपीज बनेगी फॉर 72 मंथ्स। बट 1% प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करने के बाद राजेश के अकाउंट में क्रेडिट हुए 9,90,000 रुपीज, जिस पर उसने 72 मंथ्स के लिए 19,000 रुपीज की EMI पे की। तो इस लोन का इफेक्टिव रेट अब 11% नहीं बल्कि 11.374% है। अगर बैंक वालों से आप निगोशिएट करो तो ज्यादातर केसेस में प्रोसेसिंग फी को वो वेव ऑफ कर देते हैं, और वेव नहीं भी कर दे तो वो इस फी को परसेंटेज की जगह फ्लैट फी में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे फ्लैट प्रोसेसिंग फी ऑफ 1,000 रुपीज एंड सो ऑन। चार्जेस की ही बात करें तो कई सारे बैंक्स ना लोन प्रीपेमेंट पर भी फी चार्ज करते हैं, लेकिन लोन प्रीपेमेंट कब करना चाहिए और कब नहीं। फॉर एग्जाम्पल राजेश के 10 लाख रुपीज के पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग 36 मंथ्स बाद होगा 5,81,000 रुपीज, और लोन टर्म्स के हिसाब से अगर राजेश को ये कंप्लीट अमाउंट प्रीपे करना है तो उसे 3% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट की पेनल्टी पे करनी होगी, जो बनता है करीब 17,430 रुपीज। लेकिन अगर राजेश उस लोन को बचे हुए 36 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करता है तो उसे बैंक को ना 1,03,000 रुपीज का इंटरेस्ट चुकाना होगा। तो ऐसे में इट मेक सेंस कि वो बैंक को लोन प्रीपे कर दे। लेकिन अगर राजेश को कंप्लीट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं करना और सिर्फ पार्ट पेमेंट करना है तब भी कुछ कंडीशंस होती है जिसे आपको लोन लेने से पहले समझना चाहिए, जैसे मैक्सिमम 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैन बी प्रीपेड, दैट टू ओनली 2 टाइम्स थ्रू आउट द लोन टेन्योर। यानी कई बार तो अगर आप चाहो तब भी लोन को प्रीपे नहीं कर सकते। तो लोन लेने से पहले ऐसे ही एक्साइटेड होकर डॉक्यूमेंट्स को साइन मत कीजिए, इन सारे टर्म्स को समझिए। सबसे जरूरी, अगर किसी कारण से एक आधी EMI स्किप हो गई तो बैंक कितने अमाउंट की पेनल्टी चार्ज करेगा ये भी जरूर समझिए। ऑलराइट, सो अब हमने फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग रेट, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट और प्रीपेमेंट चार्जेस को समझ लिया। तो अब समझते हैं कि आपको लोन देने से पहले बैंक वाले क्या चेक करते हैं। अगर आपको ये पता होगा ना तो आपके लोन अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। नंबर 1, आपका सिबिल स्कोर। अगर ये 700 प्लस है तो दूसरों के कंपैरिजन में आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। सिबिल स्कोर से बैंक आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री का अंदाजा लगाती है। नंबर 2, डेट टू इनकम रेशियो। लोन के लिए एप्लीकेशन देने से पहले अगर आपकी कोई छोटे अमाउंट के लोन्स आउटस्टैंडिंग है तो उसे पे ऑफ कर दीजिए, जिससे आपकी EMI रिड्यूस होगी और लोन एलिजिबिलिटी इंक्रीज होगी। नंबर 3, टोटल इनकम। अगर आपके पास ऑप्शन है जॉइंट लोन अप्लाई करने का तो आप अपने स्पाउस की इनकम दिखाकर लोन एलिजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मली ना होम लोन अगर विमेन के नाम पर लिया तो
रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिस्काउंट भी मिलता है। नंबर 4, इंश्योरेंस अगेंस्ट द लोन। अगर बैंक वाले आपको लोन के साथ इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो आप उसे डिनाई कर सकते हैं, बट प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके पास आपका टर्म प्लान अवेलेबल है। स्पेशली होम लोन के साथ इंश्योरेंस लोन भी फोर्सफुली बेचा जाता है, जिसे लेना ऑप्शनल होता है। नंबर 5, डॉक्यूमेंट्स। अगर आप सैलरीड है तो बैंक आपसे इनकम प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए सैलरी स्लिप डिमांड करेगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ITR डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा। लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए? नंबर 1, पर्पस ऑफ लोन। किसी भी समय पर लोन लेने से पहले लोन का पर्पस डिफाइन कीजिए। जस्ट बिकॉज आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर किया जा रहा है और आप लोन ले रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। ऐसा करने से ना आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। लोन अमाउंट एंड टेन्योर। अक्सर ना EMI को आपके बजट में फिट करने के लिए बैंक रिप्रेजेंटेटिव सजेस्ट करेगा कि आप लोन टेन्योर को बढ़ा दीजिए, लेकिन जितना ज्यादा टेन्योर होगा उतना ज्यादा का इंटरेस्ट आप बैंक को पे करोगे। रीपेमेंट कैपेसिटी। लोन की EMI आपकी इनकम का कितना परसेंटेज होगी? क्या आप EMI अफोर्ड सही में कर पाएंगे? क्या आपकी इनकम स्टेबल है? क्या आपने इमरजेंसी फंड्स रखे हैं? इन केस अगर जॉब लॉस हुआ तो EMI कैसे पे करोगे, ये सोचा है? तो कौन सा बैंक बेस्ट है? आपको PSU बैंक से लोन लेना चाहिए, NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, या फिर प्राइवेट बैंक से? आपकी फर्स्ट चॉइस तो PSU बैंक ही होनी चाहिए। इनकी सर्विस ना उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और प्रीपेमेंट चार्जेस या EMI स्किप होने पर पेनल्टी कम होती है। सेकेंड चॉइस प्राइवेट बैंक। यहाँ रेट और चार्जेस थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन पेपर वर्क कम होगा और लोन अप्रूवल का प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा और सर्विस भी काफी बेटर होगी। एंड फाइनली, अगर प्राइवेट और PSU बैंक से लोन अप्रूव नहीं हो रहा, तभी ही NBFC के पास जाना है, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा का होता है और चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और सर्विस की क्वालिटी का तो पूछिए ही मत। ऑलराइट, सो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली। ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके ना ऐसा करने से मेरी भी थोड़ी सी हेल्प होगी और ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। अगर कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखिएगा वीडियो को लाइक करके। पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देखिए, और वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।